Hello everyone. So now we are going to discuss Article 16, that equality of opportunity in public employment. Okay. So before going into the brief detail of this, before going to comprehensive detail of this equality of opportunity in public employment, okay, let's see uh, Mandal Commission's case, that is reservation related to the OBC community. Okay. So after that, it will be very easy for us to understand the each and every aspect of article number 16. Okay. So basically, Mandal Commission established in 1st of January 1979, and it is basically given the task, okay, to consider the reservation of other backward classes. Okay. Mandal Commission then it submitted its report ठीक in 1980. After 1 year, मंडल कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स. ये अपने रिपोर्ट्स में 3743 कास्ट आइडेंटिफाई करता है जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स होते हैं. ओके. और बताता है कि ये लगभग 52% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है. उसके बाद क्या होता है कि इसका जो रिकमेंडेशन है उसको 10 years लेटर 1990 में इम्प्लीमेंट करने की बात होती है. बट इन 1991 गवर्नमेंट 2 चेंजेस लाती है इस मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन में. पहला चेंजेस ये था कि इसने एडिशनल 10% रिजर्वेशंस EWS के लिए कहा था. ठीक. सेकंड, इसने क्या कहा था कि जो 27% का प्रेफरेंस है ना, वो पूरा सेक्शन जो OBC में है उनको देना चाहिए. ठीक. मतलब क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें ही आ गया था. उसके बाद क्या हुआ कि मल्टीपल पिटीशन फाइल हुए कोर्ट में. देन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का जजमेंट आता है. अब इसमें क्या होता है कि जो ये 10% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी EWS के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है. ठीक. पहला. लेकिन अभी जो सेम है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. ठीक. इंदिरा साहनी ने इस जजमेंट में इसे रिजेक्ट किया था. दूसरा क्या इंदिरा साहनी जजमेंट में आता है कि जो प्रमोशन है ना उसमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको भी अलाउ कर दिया गया थ्रू 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995. ओके. सो अभी क्या सीन है कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन अलाउड है. ठीक. बेसिकली किसके लिए? SC/ST के लिए. तीसरा क्या बोलता है कि जो 27% इंदिरा साहनी जजमेंट का तीसरा पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो 27% रिजर्वेशन OBC के लिए है, जो है ना, उसको इसने वैलिड करार दिया. लेकिन इसने कुछ कंडीशन दी कि इनमें जो क्रीमी लेयर है ना उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए. ठीक. इसके बाद गवर्नमेंट जो है रामनंदन कमेटी सेटअप करती है और इसका टास्क होता है टू डिटरमाइन द क्रीमी लेयर्स विद इन OBC. ठीक. दूसरा क्या कहता है इंदिरा साहनी जजमेंट, ये जो थर्ड का दूसरा पॉइंट है, वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे कि एक परमानेंट बॉडी, मतलब एक परमानेंट बॉडी स्टेब्लिश हो. ठीक है. एक परमानेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो जो ओवर या अंडर इंक्लूजन है OBC कम्युनिटी का, उसको देखे.
देन पार्लियामेंट मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट पास करती है 1993 में, और ये कमीशन इस्टेब्लिश करती है, ठीक, अंडर आर्टिकल 338B, ठीक, बैकवर्ड क्लास कमीशन भी जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद इसी में तीसरा पॉइंट क्या बोला था इंदिरा साहनी जजमेंट में, कि जो मैक्सिमम रिजर्वेशन है ना वो 50% ब्रीच नहीं होना चाहिए, जो वर्टिकल रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो 50% रिजर्वेशन है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए अनलेस कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना क्रिएट हो। ओके, सो ये इंदिरा साहनी का जजमेंट था, ठीक। अब उसी के साथ इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। अब इसको समझने के लिए कि सपोज दैट कोई 2 पोस्ट हैं जो डिप्टी सेक्रेटरी के लिए खाली हुई हैं, ठीक। अब इसमें क्या है कि मान लो कि 2025 का 5 बैच के 3 टॉप 3 रैंकर हैं, ठीक है। रैंक 1 पे जनरल है, रैंक 2 पे जनरल है, एंड रैंक 3 पे SC कम्युनिटी का कोई है। मान लो 2026 में ये 2025 में बात बता रहा हूँ, सिलेक्टेड बैच की है मान लो, ठीक। अब क्या होता है कि 2026 में डिप्टी सेक्रेटरी की 2 पोस्ट खाली होती है, ठीक। और इसका इस पे जो है इन्हीं 2025 के जो बैच है ना उन्हीं में से इन 2 जो डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट है इनको फुलफिल करना है। पहला पोस्ट किसे जाएगा, ठीक, रैंक 1 को जाएगा। सेकेंड पोस्ट रैंक 3, चूँकि एक सीट रिजर्व है, ठीक है, एक जनरल के लिए सीट आई थी, एक रिजर्व किसी लिए सीट आई थी, तो पहला रैंक तो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट रैंक 1 वाला लेगा, ठीक। जो दूसरा SC के लिए रिजर्व था तो रैंक 2 जो जनरल कैटेगरी का था उसको नहीं मिलेगा, रैंक 3 SC वाले को मिल जाएगा, ठीक। रैंक 2 इस बार रह जाएगा, ठीक, उसको जो ये डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट मिलनी थी नहीं मिल पाएगा, ठीक। अब क्या होगा कि लेट्स नेक्स्ट ईयर जॉइंट सेक्रेटरी की 2 पोस्ट आती है और दोनों जनरल के लिए होती है, ठीक। अब ये मैं जॉइंट सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों जनरल के लिए होती है। अब इस जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे रैंक 1 वाला तो अभी जो डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट पे हुआ था वो प्रमोट होके आएगा, और रैंक 2 जो है वो ये जो जनरल कैटेगरी का पहले वाले में डिप्टी सेक्रेटरी के लिए छूट गया था, ठीक है, वो सीधे यहाँ जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट रैंक 2 वाला लेगा। तो अगर ऐसा होगा ना तो इसे हम कैचअप रूल बोलेंगे, ठीक, इसे हम कैचअप रूल बोलेंगे, ठीक। अब लेट सपोज कि जो ये जनरल सीट आई थी जॉइंट सेक्रेटरी के लिए 2 पोस्ट की, इस पे रैंक 2 वाले को ना रख के जो SC का रैंक 3 का ये डिप्टी सेक्रेटरी बना था उसी को रख देते, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जनरल सीट, तो इसे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बोलते हैं, ठीक। कि अगर उसके बाद जो है अगर कोई जो जनरल कैटेगरी का आएगा इसके बराबर की पोस्ट पे जो SC वाला है फिर भी उसको जूनियर ही कंसीडर किया जाएगा। ये होता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब। थोड़ा सा ट्रिकी है पर आप एक बार खुद से भी पढ़ेंगे इसको तो समझ जाएंगे, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 60, ओके, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 कहता है कि किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं होगा, किस चीज़ में, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, या कोई ऑफिस हो अंडर द स्टेट, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। इसमें 4 एक्सेप्शंस भी थे, मतलब 4 एक्सेप्शन भी इसमें रखे गए, ठीक, कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया किसी स्टेट के लोकल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, किसी स्टेट के लोकल अथॉरिटीज़ एक्सेट्रा में रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया रख सकते हैं,
इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट ने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 पास किया था, जो 1974 में एक्सपायर कर गया। लेकिन आंध्र प्रदेश एंड लेटर ऑन अंडर आर्टिकल 371D स्पेशल स्टेटस तेलंगाना को एक्सटेंड हो जाता है अंडर आर्टिकल 371D 2014 में, आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के थ्रू। तो ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए जो ये रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया का कॉन्सेप्ट है, ये अप्लाई अभी भी होता है। जो अदर 3 स्टेट थे, मणिपुर था एक, और भी 2 स्टेट थे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी था एक, तो उनके लिए जो था इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 वो एक्सपायर कर गया था, ठीक है। लेकिन अभी भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है इनके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक। उसके बाद अगर स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट रख सकती है किस चीज़ में, अपॉइंटमेंट में, इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है। अगर बैकवर्ड क्लास के पर्सन एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है किसी जॉब में, किसी स्टेट सर्विस में, ठीक है, तो स्टेट क्या है कि वो अपना एक जो स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है उनके रिप्रेजेंटेशन को लेके, ठीक। स्टेट चाहे तो प्रमोशन, ठीक है, में भी रिजर्वेशन के लिए प्रोविज़न बना सकती है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी रख सकती है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी में हमने देखा है, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट कब आया था, तो ये आया था हमारा 77th 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के थ्रू कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक। तो SC/ST के लिए कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी अब है स्टेट सर्विसेज में। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी किससे डील करता है, तो ये रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट में नहीं बल्कि ये प्रमोशन में डील करता है, ठीक है, या ध्यान रखेंगे। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बेसिकली प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेके ये डील कर रहा है, ओके। तो इतना ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में अगर स्टेट चाहे तो मान लेते हैं कि 100 सीट इस बार IS के लिए आई, जिनमें 50 सीट रिजर्व थी। इन 50 में क्या हुआ कि लेट्स 45 सीट ही जो रिजर्व थी वो फिलअप हुई, बाकी 5 सीट रह गई क्योंकि उन्हें एक जो एबल कैंडिडेट होना चाहिए नहीं मिला। अब जब नेक्स्ट ईयर मान लो अगेन 100 पोस्ट आता है, ठीक, IS के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि जो 50% अगली बार जो रिजर्व होंगी सीटें उनमें जो ये 5% वाले पीछे नहीं भरी थी उसी में काउंट कर लिया जाएगा, इसको अलग से काउंट किया जाएगा। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसे क्या बोलते हैं, ठीक, तो इसे बोलते हैं जो अनफिल्ड वैकेंसी है ना, वो सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी ही ट्रीट होंगी, ठीक। तो यहाँ पे इसका यही मतलब है कुल मिला के। अब बात करते हैं तो मतलब स्पेसिफिकली अब देखते हैं हर एक आर्टिकल को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। आर्टिकल 16 को लेके आर्टिकल 16(1) बोलता है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन मैटर रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू ऑफिस अंडर द स्टेट। 16 सब क्लॉज 2 बोलता है कि नो सिटीजन कैन बी एलिजिबल फॉर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ग्राउंड ओनली ऑन रीजन, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस आर एनी ऑफ देम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 16 जो है इसमें रेजिडेंस का क्राइटेरिया रखा गया है, आर्टिकल 15 में रेजिडेंस का क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ का था बट रेजिडेंस का नहीं था उसमें। 16(3) क्या बोलता है कि Parliament is not permitted from making any law to prescribe residence as a requirement for certain employment appointment to an office under the government of a state or union territory and any local authority within the Parliament चाहे तो रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया किसी स्टेट के लिए शिफ्ट कर सकती है, मतलब बना सकती है कि यहाँ पे सिर्फ रेजिडेंस जो यहाँ का होगा वही इस ऑफिस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक। तो ये भी है। अब देखो 16(2) अलाउ नहीं करता है बट 16(3) अलाउ करता है, पार्लियामेंट को स्पेशल पावर देता है कि चाहे तो अलाउ कर सकता है, ठीक है, रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया। आंध्र प्रदेश तेलंगाना करंटली है, ठीक है। यहाँ पे
रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया, इसको ध्यान रखना है। 16(4) की बात करें तो स्टेट चाहे तो जो बैकवर्ड क्लास है ना, ओबीसी अभी हमने पढ़ा था ना, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है इनके रिजर्वेशन को लेके, ठीक है। कुछ पोस्ट के अपॉइंटमेंट, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट खाली होती है, तो वो चाहे अगर देखता है जो स्टेट है, अगर वो देखता है कि हाँ बैकवर्ड क्लास के मेंबर इसमें एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है, तो उनके रिजर्वेशन को लेके भी वो प्रोविज़न बना सकता है। तो 16(4) बेसिकली ओबीसी रिजर्वेशन से डील करता है। 16(4) क्या बोलता है, तो 16(4) प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेके बात करता है, ठीक, विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। हमने ऊपर समझा था कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या होती है, ठीक। ये जो प्रोविज़न है 16(4)(a) का, ये 77th अमेंडमेंट एक्ट 1955 के थ्रू ऐड हुआ था, 1995 के थ्रू ऐड हुआ था, ठीक है। बट जब ये 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 में ऐड हुआ था, तब इसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसे लेटर ऑन 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के थ्रू ऐड हुआ था कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ओके, इसको ध्यान रखना है। 16(4) भी क्या बोलता है, ठीक, 16(4) भी बोलता है कि जो अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी है ना फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, उसको नेक्स्ट ईयर सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज में ही रखी जाएंगी। ऐसा नहीं कि जो नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज आती हैं उनमें जो रिजर्वेशन है उन्हीं में इंक्लूड कर लिया जाएगा इन वैकेंसी को, नहीं, इनको सेपरेट क्लास में ही रखी जाएंगी, ठीक। इस प्रोविज़न को 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 के थ्रू ऐड किया गया था। 16(5) की बात करें, ठीक, तो ये कुछ रिलीजियस डिनोमिनेशन को लेके बात करता है, ठीक। तो आर्टिकल 16(5) क्या बोलता है कि स्टेट अगर चाहे, ठीक है, तो किसी लॉ के थ्रू ये चीज़ बना सकती है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ठीक है, उसके अंदर ऑफिस उस पर्टिकुलर रिलीजन का ही आदमी ले सकता है उस पोस्ट को बेसिकली, ठीक है। तो स्टेट अगर चाहे तो बेसिकली ये चीज़ कर सकती है कि भाई मान लो कि अगर कोई हिंदू रिलीजन की कोई ऑफिस है, ठीक है, हिंदू टेम्पल है कोई, वहाँ पे कोई ऑफिस है, ठीक, मतलब उस प्रीस्ट वगैरह की लेकर, तो जो ये स्टेट चाहे तो ये चीज़ कर सकता है, लॉ के थ्रू बना सकता है कि भाई अब वो जो ऑफिस है वो उसी पर्टिकुलर रिलीजन का आदमी ही लेगा, ठीक है, जो उस रिलीजन को प्रोफेस करता है वही उसको लेगा, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। 16(6) क्या बोलता है, ठीक, तो ये बेसिकली 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू इनेक्ट हुआ था। 10% रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, ठीक, फॉर EWS, ठीक। तो बेसिकली EWS रिजर्वेशन इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक, इसको लेके कौन सा आर्टिकल डील करता है, 16(6), ठीक। तो इसको इतना ध्यान रखना है। मंडल कमीशन के बारे में हमने बात कर ही ली, ठीक। उसके बाद इंदिरा साहनी जजमेंट में क्या हुआ था, ठीक है, इसको भी एक बार देख ही लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है। हाँ, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग पर रिवाइज हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। अभी तक हमने 16 to 16 का ये सेकंड वाला जो प्रोविज़न था यहाँ तक पढ़ा था, ठीक। अब क्या है, जो थर्ड वाला प्रोविज़न क्या बोलता है, ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन वाला था हमने ये भी देख लिया, ठीक। फोर्थ वाला प्रोविज़न क्या बोलता है, EWS रिजर्वेशन 10%, ये भी हमने देख लिया। अब मंडल कमीशन पे जाते हैं, ठीक है। मंडल कमीशन का क्या सीन है कि 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जो थी उसने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इस्टेब्लिश किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP मंडल, ठीक। अब ठीक, और BP मंडल कौन थे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही थे, ठीक है। अंडर आर्टिकल 340 इनका काम क्या था कि ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है ना उनके कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करें कि क्या उनकी करंटली कंडीशन है। इस कमीशन ने, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है 1980 में सबमिट की
1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। ये पाता है कि 3743 कास्ट सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करती है। ठीक है, ये 52% पॉपुलेशन का है। अगर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को निकाल दिया जाए फिर भी ये 52% टोटल पॉपुलेशन का है। कमीशन रिकमेंड करता है 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर दिस ओबीसी। अब क्या होता है कि आफ्टर 10 ईयर आफ्टर रिकमेंडिंग 1980 दिस प्रोविजंस, मतलब 1980 में क्या हुआ, इसने अपनी रिकमेंडेशन दिया। 1990 में बीपी सिंह गवर्नमेंट इसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है। ठीक, ये क्या बोलती है बीपी सिंह की गवर्नमेंट की जो 27% का जो कॉन्सेप्ट था ओबीसी का गवर्नमेंट जॉब में, उसको भी एक्सेप्ट करती है, डिक्लेयर कर देती है कि हाँ ये होगा। ठीक, 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट 2 चेंजेस लेके आती है। ठीक है, इन्होंने जो बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, इन्होंने 27% रिजर्वेशन की बात की थी गवर्नमेंट जॉब में। 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस इसमें लेके आए। ठीक, इसने क्या चेंजेस लाए कि जो ओबीसी में जो 27% का रिजर्वेशन का कोटा है, इनमें प्रायोरिटी प्रेफरेंस किसको दी जाए, पोअर सेक्शन को दी जाए। ये नहीं कि हर कोई ओबीसी में पा जाएगा। ठीक, और ये जो पोअर सेक्शन का जो क्राइटेरिया है किसके बेसिस पे, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे। ठीक, इसके साथ साथ इसने 10% एडिशनल रिजर्वेशन की भी बात की और AWS, मतलब वो सारे पर्सन जो अंडर SC ST OBC के अंदर नहीं आते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली वीकर हैं, बेसिकली कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी हु बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि कोर्ट में कई केसेस मतलब पिटीशन फाइल होते हैं। उसके बाद इंदिरा साहनी केस में 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट आता है। ठीक, इसे मंडल केस भी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसके कुछ प्रोविजन हम देखते हैं। ठीक, इसने क्या किया, जो एडिशनल 10% रिजर्वेशन की बात हुई थी ना AWS के लिए, ठीक है, किसके थ्रू, तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के थ्रू, इसने उसको इनकार कर दिया, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया टोटली इसको। 27% रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था इसको वैलिड रखा ओबीसी के लिए, लेकिन कुछ क्राइटेरिया इसने बताया कि जो एडवांस सेक्शन है ना, क्रीमी लेयर जो है ओबीसी में, उनको इससे बाहर रखा जाएगा। पहला, ओबीसी क्रीमी लेयर एक्सक्लूडेड। ठीक, प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक, बट अभी क्या है, अभी मिल रहा है ना, प्रमोशन में अभी रिजर्वेशन मिल रहा है। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 77 थी ना, 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो प्रमोशन है उसमें क्या है कि रिजर्वेशन अलाउड है। ठीक, हाँ, ठीक। थर्ड, इसने क्या कहा कि जो टोटल रिजर्वेशन का कोटा है ना, वो 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ना आ जाए। कैरी फॉरवर्ड रूल जो था उसको इसने वैलिड बताया। ठीक, ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का भी कॉन्सेप्ट नहीं आया, अभी कैरी फॉरवर्ड रूल को ही इसने वैलिड बताया। ठीक, कैरी फॉरवर्ड रूल समझ रहे हैं ना आप कि मतलब जो रिजर्व सीट अनफिल्ड रह गई हैं इस ईयर की, वो अगले साल रिजर्व कैटेगरी में नहीं कंसिडर की जाएगी, न्यू वैकेंसीज में उसको सेपरेट ही रखा जाएगा। ठीक, वो 50% रूल के अंदर नहीं काउंट होगा। इसने ये भी बताया कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश हो, किस लिए, ताकि वो ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन जो ओबीसी लिस्ट में है उसको एग्जामिन करती रहे। ठीक, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। इसने ये भी कहा कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, उसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें इफिशिएंसी मेंटेन रखना है, उसमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसने नहीं रखा कि कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है,
जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब कि अगर जहाँ पे एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन को की प्रायोरिटी रहेगी, वहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा अंडर आर्टिकल 335। अब इस रूलिंग के बाद जो इंदिरा साहनी का रूल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया, उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया। इसने रामनंदन कमेटी इस्टेब्लिश की ओवर इंक्लूजन अंडर, मतलब क्रीमी लेयर को लेके, ठीक है। आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर, गवर्नमेंट बेसिकली इस्टेब्लिश रामनंदन कमेटी। इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में सबमिट की, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, रामनंदन कमेटी की रिपोर्ट को। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इस्टेब्लिश हुआ 1993 में, ठीक है। इसका काम क्या था? कंप्लेंट ऑफ अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन को चेक करना। किस पर्पस के लिए? फॉर पर्पस ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब। उसके बाद 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है। अंडर आर्टिकल, न्यू आर्टिकल वाज एडेड, दैट इज आर्टिकल 338B। 338B परमानेंट कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो जजमेंट था उसको नलिफाई करने के लिए गवर्नमेंट 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 एक्ट कर जो है लाती है, ठीक। इसने नया प्रोविज़न ऐड किया अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज ए, हमने देखा था, ठीक। आर्टिकल जो न्यू प्रोविज़न ऐड हुआ अंडर आर्टिकल 16, वो क्या बोला कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दी जा सकती है, ठीक है। किसके लिए? SC एंड ST को, अगर वो एडिक्वेटली उस सर्विसेज में रिप्रेजेंटेड, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसके बाद गवर्नमेंट लेके आती है, जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को अलाउड करती है इन केस ऑफ प्रमोशंस, ठीक। एक बार फिर से अगर हम कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात करें तो एक बार इसको समझते हैं। तो बस इसका मतलब आप इतना समझ लीजिए, ठीक, कि अगर कोई SC का कैंडिडेट किसी जनरल, मान लो कि एक ही बैच से 3 IAS हुए, ठीक है, रैंक 1 जनरल, रैंक 2 जनरल एंड रैंक 3 SC कैटेगरी। फिर कोई पोस्ट आती है, ठीक, उस पर क्या होता है कि उस पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी खाली होती है, एक जनरल के लिए और एक SC के लिए। तो रैंक 1 एंड रैंक 3 वाला सेलेक्ट हो जाएगा, रैंक 2 वाला पीछे छूट जाएगा। अब क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम ना, जब आगे आने वाले जो प्रमोशन हैं, ठीक, जब ये जो रैंक 2 वाला ना सिलेक्ट होके जाएगा, तो इसकी सीनियरिटी का लेवल जो पहले सिलेक्ट होके गया है SC वाला कैंडिडेट, ठीक है, SC वाले को प्रेफरेंस दी गई थी क्योंकि SC सीट आई थी, तो ऐसा नहीं होगा कि इसकी सीनियरिटी उसके बराबर होगी, ये उसके बराबर तब भी सीनियर नहीं होगा, ठीक है। भले सेम बैच के थे, ठीक, उसकी रैंक भी अच्छी थी, लेकिन वो सीनियर नहीं होगा। इसी को कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बोलते हैं। अब अगर वो बराबर हो जाता, बाद में इक्वली सीनियर होता, तो उसे क्या बोलते? उसे कैचअप रूल बोलते, ठीक। तो ये है बैकलॉग वैकेंसी वाले रूलिंग को नलिफाई करने के लिए 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 आता है, ठीक है। इसने एक नया प्रोविज़न आर्टिकल 16 में ऐड किया अंडर 4B, ठीक, कि जो अनफिल्ड वैकेंसी है करंट ईयर की, वो नेक्स्ट ईयर में रिजर्व वैकेंसी में काउंट नहीं होगी, उसको सेपरेटली ही काउंट किया जाएगा। वो 50% रिजर्वेशन का जो सीलिंग लिमिट है उससे बाहर ही उसको काउंट किया जाएगा। ये चीज़ हुई। उसके बाद 76th अमेंडमेंट एक्ट 1994 आता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1993 पास होता है, ठीक है, उसको ये बेसिकली क्या किया जाता है कि इसको जो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1993 इसको 9th शेड्यूल में रख दिया जाता है ताकि इसको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक। अब ये करता क्या है ना कि 69% रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया था। हालांकि इंदिरा साहनी जजमेंट में लिमिट क्या रखी गई थी 50% का, लेकिन ये 69% कर दिया जाता है, ठीक। तो ये 9th शेड्यूल में रख देता है। जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट था ना कि क्वालिफाइंग रिलैक्सेशन जो क्वालिफाइंग मार्क्स में मिलता है उसको
नहीं दिया जाएगा जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मेंटेन करना रहेगा जिन सर्विसेज को। तो इसे नलिफाई करने के लिए क्या होता है, जैसे रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन होता है ना, तो उसमें भी इवैल्यूएशन के कुछ रूल होते हैं भाई कि कैसे इवैल्यूएट किए जाएंगे मार्क्स ताकि प्रमोशन मिल सके। तो इसको अलाउ करने के लिए 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2000 आता है। ठीक है, हालांकि पहले उसने क्या बोला था, कोर्ट ने क्या बोला था इंदिरा जजमेंट में कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेके, ठीक है, ये जो रिलैक्सेशन था क्वालिफाइंग मार्क्स को इसमें, ठीक, इसको 82nd अमेंडमेंट एक्ट 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2000 के थ्रू नलिफाई कर दिया जाता है। इसने एक नया प्रोविज़न भी ऐड किया अंडर आर्टिकल 335 कि अगर स्टेट चाहे तो कोई स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है SC/ST के लिए फॉर रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर लोअरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एवल्यूशन इन मैटर ऑफ रिजर्वेशन प्रमोशंस। मतलब कि क्वालिफाइंग मार्क्स को लेके भी रिलैक्सेशन दे सकता है, ठीक है, SC/ST को रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है, मतलब अगर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की बात होती है तो उसमें भी SC/ST को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए स्टेट को एक स्पेशल प्रोविज़न बनाना होगा। ठीक, इतना ध्यान रखना है। EWS के रिजर्वेशन की बात करें तो बेसिकली 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू ऐड हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, 19 के थ्रू ऐड हुआ। ठीक, अब क्या हुआ, इस चीज़ को इफेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 2019 में ऑर्डर इशू करती है और 10% रिजर्वेशन EWS को अलाउ करती है इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये बेनिफिट किसे मिलेगा EWS वाला, तो ये SC/ST OBC वालों को नहीं मिलेगा। ये जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनमें जो जिनका स्टेटस इकोनॉमिकली वीकर है, जो जनरल कैटेगरी में, उनको ये 10% का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हालांकि हमने पहले इसको डिस्कस किया था। अब कुछ पोस्ट जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल होगी वो रिजर्वेशन के पर्व्यू से बाहर रहेंगी, जैसे कि कोई ऐसी पोस्ट हो गई जो ग्रुप A है ना, तो उसमें भी लोअर ग्रेड अपर ग्रेड एक्सेट्रा होता है। ठीक, तो कुछ पोस्ट जो लोअर ग्रेड से ज़्यादा वाली रहेंगी ग्रुप A में, ठीक है, उनमें क्या होगा कि रिजर्वेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है उस पर अप्लाई नहीं होगा। मतलब ग्रुप A में जो लोअर ग्रेड की सर्विसेज हैं उनसे ऊपर की पोस्टों पे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अलाउ नहीं होगा। जो साइंटिफिक एंड आर्ट टेक्निकल जो ये ऊपर दिया गया है पोस्ट, इस टर्म को क्लासीफाई कब किया गया, तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑर्डर 1961 के थ्रू, ठीक है, क्लासीफाई किया गया, जिसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया। ठीक है, एकदम आपको कौन कौन सा क्राइटेरिया था सब याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, कुछ पोस्ट हो गई जैसे जिनका काम रिसर्च कंडक्ट करना है, ठीक, या फिर रिसर्च को गाइड या डायरेक्ट करना है, तो ऐसे में रिजर्वेशन अलाउ नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 डील करता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अब इस जो आर्टिकल 17 है ना, इसको इन्फोर्स करने के लिए पार्लियामेंट, जैसे हमने पढ़ा था ना पहले कि कुछ तो डायरेक्टली विदाउट मेकिंग एनी लॉ दे आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, बट कुछ प्रोविजन है जिनको इन्फोर्स में लाने के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। तो पार्लियामेंट क्या करती है कि सबसे पहले अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट लाती है 1955 में। ठीक है, एंड लेटर ऑन इसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में इसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, मतलब इसको अमेंड कर दिया जाता है और इसको रिनेम कर दिया जाता है और इसके स्कोप को भी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसके प्रोविज़न को थोड़े ज़्यादा कठोर कर दिए जाते हैं।
ये एक्ट जो है ना वो सिविल राइट को डिफाइन करता है, ठीक है। ये एक्ट बोलता है कि कोई राइट, ठीक है, वो सारे राइट, ठीक, जो अनटचेबिलिटी के अबॉलिश होने के बाद किसी आदमी को मिलते हैं, ठीक, वो सारे सिविल राइट्स हैं। मतलब जो आर्टिकल 17 जिन जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है ना, आप उस अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करेगा तो भाई उसके बाद कुछ राइट भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो सारे राइट सिविल राइट के अंदर आएंगे, ठीक। तो ये था। उसके बाद अनटचेबिलिटी की बात करें तो अनटचेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये किसी एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन, ना तो जो एक्ट है ये आया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। हालांकि जो मैसूर हाई कोर्ट है, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत इस पे बात करता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या मैसूर हाई कोर्ट बोलता है इम्पॉर्टेंट नहीं है, कहीं पे आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स नहीं पूछी जाती। अगर मैं आपको पढ़ा दूँ फिर भी इसका कोई मतलब नहीं है। देखो मैं सारे प्रोविजन आपको पढ़ा रहा हूँ जिनके आने की प्रोबेबिलिटी 0.01% पे है, ठीक है। मैं अब ये बस आप इसमें अगर कुछ आ सकता है तो भाई अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइंड किया है, ठीक है, किसी एक्ट में नहीं डिफाइंड किया है अनटचेबिलिटी को, तो ये कहीं पे कोई ऐसा जजमेंट है जिसमें मेंशन हुआ है तो मैसूर हाई कोर्ट, ठीक है, ने थोड़ा सा इसके बारे में बात की है। इतना याद रखिए। अगर ऑप्शन में आ जाता है, आपको हिट कर जाता है तो आप लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। अदरवाइज मतलब इसमें खोज के एकदम घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट, ठीक। अब पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट केस होता है 1982 में, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आर्टिकल 17 के अंदर राइट है ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल है, ठीक है, और ये स्टेट की संवैधानिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ठीक, कि ये नेसेसरी एक्शन ले ताकि ये जो राइट है अनटचेबिलिटी एबॉलिश करने के बाद जो राइट मिले हैं वो वायलेट ना हो, ठीक। दैट्स इट। तो यूनियन पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट केस 1982 सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, ठीक है, आर्टिकल 17 का जो स्कोप है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ अवेलेबल है, ठीक है, और जो स्टेट की है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको इन्फोर्स करे, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करें अंडर आर्टिकल 17। दैट्स इट। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा चलो हम ये भी देख लेते हैं, एवोल्यूशन ऑफ अनटाइटल। आर्टिकल 18 क्या करता है कि ये बेसिकली टाइटल एंड मार्क्स को टाइटल्स को एबॉलिश करने की बात करता है। आर्टिकल 18 एबॉलिश टाइटल्स, ठीक। ये स्टेट को रोकता है कि वो कोई टाइटल, ठीक है, किसी आदमी को ना दे एक्सेप्ट मिलिट्री आर एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मिलिट्री जैसे कर्नल हो गया, जनरल हो गया, एकेडमिक जैसे डॉक्टर एक्सेट्रा हो गया, ठीक, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो। तो पहला क्या बोलता है कि स्टेट किसी को कोई टाइटल ना दे एक्सेप्ट मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरेनर्स हो। इंडियन सिटीजन को भी ये प्रोहिबिट करता है कि वो कोई भी टाइटल ना ले किसी फॉरेन स्टेट से। कोई फॉरेनर अगर है, अगर वो किसी स्टेट के अंदर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट में एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसको भी मना है कि वो भी कोई टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से ना ले विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद ले सकता है अगर प्रेसिडेंट अलाउ करता है, वैसे वो किसी फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल नहीं ले सकता अगर वो फॉरेनर स्टेट के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड ट्रस्ट में एम्प्लॉय है, ठीक है। फिर फोर्थ क्या कहता है कि कोई भी सिटीजन्स
या फिर फॉरेनर हो, ये बेसिकली फोर्थ वाला सिटीजन फॉरेनर दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। जो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारी कंट्री में किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे एम्प्लॉई है, वो किसी भी तरह की प्रेजेंट गिफ्ट वगैरह, एमोल्यूमेंट पैसे वगैरह या ऑफिस, ठीक है, किसी फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सो बिना कंसेंट के कोई अगर गिफ्ट चाहे, एमोल्यूमेंट चाहे या कोई ऑफिस चाहे तो किसी फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता है, ठीक है, बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के। ओके, ये बेसिकली सिटीजन्स एंड फॉरेनर दोनों के लिए अप्लाई होता है। अब हम बात करें तो ये जो ऊपर वाले प्रोविज़न क्या बोलते हैं कि जैसे जो हेरिडिटी टाइटल्स हो गए ना, महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ठीक है, जिसे कॉलोनियल स्टेट ने दिया था, वो अंडर आर्टिकल 18 बैन हो जाते हैं, कम्प्लीटली बैन हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस है। बालाजी राघवन केस 1995 में होता है। तो इसमें क्या होता है, बालाजी राघवन केस, इसको एग्जाम में भी पूछा गया है, याद रखेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज़ कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है ना नेशनल अवार्ड की, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ठीक, कोर्ट ने रूल दिया कि ये टाइटल नहीं है। जो अंडर आर्टिकल 18 जो टाइटल डिफाइन किए गए हैं उसके अंदर ये जो अवार्डी है ना, भारत रत्न के, पद्म विभूषण के, पद्म भूषण के, पद्म श्री के, ये अवार्ड हैं, ये टाइटल नहीं है, ये एक तरह से मेरिट है जो उनके अच्छे कामों के लिए मिले हैं, ठीक। आर्टिकल 18 क्या करता है, जो हेरिडिटरी टाइटल्स थे या फिर नोवेल्टी वाले जो टाइटल थे, ठीक, उन्हीं को प्रोहिबिट करता था। तो अगर कोई भारत रत्न खुद का टाइटल लेता है, अगर उससे भारत रत्न मिला है, ठीक है, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो, पद्म श्री हो गया, तो ये टाइटल्स उनको दिए गए हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना पद्म श्री, ये भारत रत्न वो, ठीक है। तो ये अंडर मतलब आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं करते, क्योंकि आर्टिकल 18 हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोवेल्टी जो राजा महाराजा थे उनके लिए बनाया गया था, ठीक है। ये भी कहता है कि भाई जो मेरिट है ना उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 18 जो है वो ये नहीं कहता कि भाई मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, ठीक। हालांकि इसके बाद भी कोर्ट ने ये भी रूल दिया कि जो ये अवार्ड है ना, इनको सफिक्स या प्रीफिक्स के फॉर्म में अपने नाम के आगे पीछे, मतलब अपने नाम के आगे पीछे इन टाइटल्स को नहीं लगाना है, अदरवाइज उनका अवार्ड छीन लिया जाएगा, ठीक है। अब नेशनल अवार्ड की बात करें, नेशनल अवार्ड 1954 में इंस्टीट्यूट हुए थे। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने हेडेड बाय मोरारजी देसाई 1977 में इसको डिसकंटिन्यू कर देती है, ठीक। 1980 है, फिर इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट इसको रिवाइव करती है। ये पूछा गया है कि कितनी बार जो नेशनल अवार्ड है उनको सस्पेंड किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। पहला मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट 1977 में, ठीक। उसके बाद सेकेंड टाइम भी इसको किया गया था 1993 में। नेशनल अवार्ड 1954 में इंडक्ट किया गया। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू किया था 1977 में। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने इसे रिवाइव किया था, ठीक है। अब ये जो पद्मा अवार्ड है ये हर साल रिपब्लिक डे को अनाउंस किए जाते हैं, ठीक। एक्सेप्ट 2 बार ऐसा हुआ कि 1978 एंड 1979 एंड 1993 टू 1997, इतने बार क्या हुआ कि रिपब्लिक डे पर इसे मतलब अनाउंस नहीं किया गया, इस पर रोक लगा दी गई थी पद्मा अवार्ड के अनाउंसमेंट को लेके, ठीक है। मतलब कब इंटरप्ट हुए थे, तो बेसिकली 1978 एंड 1979 एंड 1993 टू 1997, इस टाइम ये इन्हें मतलब इस अवार्ड को प्रोवाइड नहीं किया गया था। टोटल नंबर ऑफ पद्मा अवार्डी किसी ईयर में कितने लोगों को मिल सकता है, कितने पद्मा अवार्ड मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये
120 से ज़्यादा नहीं, लोगों को नहीं मिल सकते। 120 लोगों में अब ये पोस्ट ह्यूमस अवार्ड्स हो गए, ठीक है, NRI हो गए, फॉरेनर OCI, ये सारे एक्सक्लूड हैं, ठीक है। तो 120 एक साल में किसी ईयर में 120 से ज़्यादा अवार्ड नहीं मिल सकते, एक्सक्लूडिंग पोस्ट ह्यूमसली अवार्ड्स एंड अवार्ड्स गिवन टू NRI, फॉरेनर OCI। भारत रत्न की बात करें, ये मैक्सिमम 3 इन पर्टिकुलर ईयर ही अलाउड है। तो ये थे आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, ठीक, इसके अंदर भी कुछ राइट दिए गए हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।